बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? प्रोग्राम है हमारा बाखबर सवेरा। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मौसम का मुकाबला कर रहे होंगे जवां मर्दी से। भाई मौसम तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे रंग दिखा रहा है कि जिसकी पहले तवक्को नहीं थी। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे शहर हैं, बिलखुसूस शहर कायद कराची, उरूसुल बिलाद कराची, जो पहले रोशनियों का शहर कहलाता था, अब मुझे लगता है कि कंक्रीट का जंगल उसको कहना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस बढ़ती चली जा रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, और ख़ास तौर पर ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर्स बढ़े तो फिर किस तरह से लोग इस सिचुएशन से नबरदाज़मा होंगे। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स जब इतने तवातुर से बढ़ती हैं तो फिर हवा के दाखिले का कोई इम्कान नहीं रह जाता। तो हब्स ज़्यादा माहौल में, लोड शेडिंग में लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये एक अलमिया है। और जाहिर है कि इस हवाले से बहुत कुछ सोचा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सोचा गया। दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है। आप ये देख लें कि फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो ग्रीन जोन्स बनाए जा रहे हैं, दरख्त लगाने का एक कॉन्सेप्ट आम है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें आप देखिए कि पहले हुआ करती थी। शहर कायद की बात करें, यहाँ पर कितने दरख्त हुआ करते थे। मुल्क के तूलो अर्ज़ में वफाकी दारुल हुकूमत की चले मिसाल ले लें कि वहाँ पर कितने दरख्त हुआ करते थे, लेकिन तवातुर से अब दरख्तों की कटाई जारी है। अब बयानात तो हम लोग बहुत देते हैं कि जी ग्रीन पाकिस्तान हमें चाहिए, इसके लिए ये इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव, छोटे छोटे पौधे कहीं लगा देंगे, तख्तियाँ लगा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब जो घने जंगल हैं, जो दरख्त हैं, उनको तवातुर से काटा जाता है। तो बहरहाल इस पर थोड़ा अब भी फोकस कर लें तो किसी हद तक हमारी बचत हो सकती है, वरना गर्मी जो है अल-अमान अल-हफीज़। शायद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल इज़ जॉइनिंग अस, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मैच के हवाले से वो क्या अपने तासुरात रखते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो नई टीम्स हैं ये आके बड़ी टीमों के लिए खौफ और दहशत की फ़ज़ा पैदा कर रही हैं। तो इसका क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, और ज़ाहिर है कि इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो मैच था इससे मुतालिक भी मैं आपको ज़रा बता रहा था कि क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है, और एंड में सिर्फ ये थोड़ा सा ओमान की टीम रह गई और उनसे हो नहीं सका। लेकिन सुपर ओवर ज़ाहिर है कि इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम। नमीबिया की टीम ने बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म किया। आप सोचिए कि 21 रन बनाए हों, 22 रन का हदफ दिया हो, तो फिर क्या मज़ीद हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि ये कोई भी टीम होती तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। शाहिद हाशमी साहब इज़ फाइनली विद अस। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो मैच अभी इख्तिताम पजीर हुआ है, जब वैसे बन गए थे 21 रन ना, तो मुझे भी ये लग रहा था कि प्रेशर कोई भी टीम होती है उस पर इतना प्रेशर आ जाता, बिलखुसूस एशियाई टीम, कि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो खैर इन्होंने ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, नमीबिया और दोनों टीमों ने इनफैक्ट। देखें, ओमान ने बहुत कम स्कोर किया था। अगर यही स्कोर 130-135 होता तो इस विकेट पर मुश्किल हो जाता नामीबिया के लिए, इसलिए कि ओमान की जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अभी 2-3 महीने पहले इनकी सीरीज ओमान में हुई थी जिसमें इसी तरह के मैचेस हुए थे और नामीबिया ने 3-2 वो सीरीज जीती थी। तो अच्छी विन है नामीबिया के लिए। नामीबिया पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में अच्छा कर रही है। 2021 में तो वो सेकेंड राउंड में भी पहुंचे थे। तो एक अच्छा मैच हुआ और इसी तरह के मैचेस होंगे। लो स्कोरिंग, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ल्ड कप। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी कहानी पे। हमारे पास कोई स्पिनर्स हैं जो कि डोमिनेट कर सकें? हमारे पास अबरार अहमद है, जिसको अभी तक हमने कॉटन वूल में लपेट के रखा हुआ है। खिला नहीं रहे ना, आयरलैंड में 3 मैच नजर न लग जाए कहीं, जो 2 मैच जी नजर न लग जाए कहीं। हाँ, नजर न लग जाए। वो अगर ये मैनेजमेंट सोच रही है कि आजकल की दुनिया में मिस्ट्री स्पिनर होगा, तो वो टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वो जो PSL खेलते हैं, उसकी सारी वीडियोस इन टीमों के पास होती हैं। तो कोई भी बॉलर मिस्ट्री बॉलर नहीं होता, उसकी सारी फुटेज। और दूसरी चीज ये है ना कि आप ये देखें कि इस तरह के बॉलर्स पहले भी है। जिंता मेंडिस आपके सामने मिसाल मौजूद है, नारायण की मिसाल मौजूद है। थोड़े से मिलते जुलते एक्शन होते हैं तो लोग रीड कर लेते हैं, लेकिन ये तो वेरिएशन पे डिपेंड। असल में तो माइंड गेम होता है ना सर, कि माइंड से आपने खेलना है कि नेक्स्ट बॉल कौन सी करनी है, बैट्समैन को पता ना चले, लेकिन खिलाना तो जरूरी है। वो अच्छा बॉलर, ये एक वजह हो सकती है अलबत्ता कि शायद मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि इंग्लैंड कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, गेंद जितनी स्पिन नहीं होती। हालांकि ओवल में जो आखिरी मैच हुआ है उसमें तो 5 विकेटें पाकिस्तान की स्पिनर्स ने ली थी, तो इस वजह से भी उन्होंने ना खिलाया। और ये सोचा हो कि अगर एक मैच में इंग्लैंड वालों ने कोई थोड़ी कुट लगा दी उसकी या पिटाई हो गई उसकी, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा लेवल वो वर्ल्ड कप में लो हो जाएगा। तो वैसे एवरी गेम इज अ न्यू गेम। शायद भाई एक और चीज भी है ना, आप ये देखें कि वहां पर लिविंगस्टन जैसे पार्ट टाइम बॉलर ने डबल विकेट मेडन कर लिया था।
आई मीन आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज नहीं कहूँगा, आई वाज शॉक्ड टू सी व्हाट हैपेंड देयर। तो फिर ये है कि इसका क्रेडिट तो खैर हमें अपनी बैटिंग को भी देना होगा। ये पाकिस्तान की क्वालिटी है कि किसी भी छोटे मोटे बॉलर को बहुत टॉप का बॉलर बना देती है, किसी भी बड़े बॉलर को पिटाई लगा के बिल्कुल उसको छठी का दूध याद दिला देती है। तो अब वर्ल्ड कप में देखें क्या करती है पाकिस्तान की टीम। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की टीम का आपने तस्करा किया, ये जो अमरीकी टीम अचानक आई है, वैसे तो मुआशी फ्रंट पे और डू मोर के हवाले से हमें परेशानी रहती थी अमेरिका से, मुतालबात के हवाले से, ये तो अब वर्ल्ड कप में भी हमारे लिए खतरे की अलामत बन गया अमेरिका। बिल्कुल बड़ी अक्लमंदी से खेलना पड़ेगा। मैच ओपन ग्राउंड है, हवा तेज चलती है, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, ये देख के करना पड़ेगा। और अमेरिका ने जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता था तो उनके स्पिनर हरमीत सिंह जो इंडिया के लिए 2010 का जूनियर वर्ल्ड कप खेले, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने इस ग्राउंड को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, जहां से तेज हवा चल रही थी उसी एंड से फास्ट बॉलर को लगाया, हम तो टच कर रहे थे और बॉल बाउंड्री पे जा रही थी, छक्के जा रहे थे। तो इस ग्राउंड की डायमेंशंस, इस ग्राउंड पे जो तेज हवा चल रही है उसको सबको स्टडी करना होगा और करेंगे। कि मैनेजमेंट में अच्छे लोग हैं, गैरी कर्स्टन को अपनी रेपुटेशन का अंदाजा होगा कि मुझे अपनी रेपुटेशन को सेव बट एट द एंड ऑफ द डे द बैट्समैन एंड द बॉलर्स दे हैव टू प्ले। हमारे बॉलर्स सकत नहीं दिखा रहे कि जो टीमों को आउट कर सकें, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स। एंड में डेथ बॉलिंग हमारी ठीक हो जाती है। गुज़िश्ता मैच में जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये कि हारिस रऊफ थोड़ा सा अच्छे उसमें एक नज़र आए, उसमें रिदम में नज़र आए। लेकिन उससे हट के अगर हम अपनी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग काफ़ी हमारी अजीब सी दिखाई देती है। ख़ास तौर पर जो अब हारिस को ड्रॉप करना था वो फैसला किस तरह का रहा, फिर आज़म को जिस तरह से लेके आए। बेसिक एक चीज़ होती है, आई मीन ही माइट बी वेरी टैलेंटेड लेकिन ही इज़ सपोज टू बी फिट फॉर द जॉब। फिर जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग में कुछ परफॉर्म नहीं किया, फिर उसके बाद जब वो कीपिंग के लिए आए तो वहाँ पर जो सूरत हाल थी, तो ये काफ़ी मायूस कुन सिलसिला है टीम पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार को देखने ओवरऑल मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा इसको। देखिए हमेशा पाकिस्तान का स्टार्ट इसी तरह का होता है वर्ल्ड कप का, तब्दीलियां होती हैं, मायूसियां होती हैं, शिकस्तें होती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इसलिए कि जिस तरह की पिचेज हैं, जिस तरह की कंडीशन है वो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। अच्छा। मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में डिफरेंट करेंगे और फिर एक वर्ल्ड कप का नाम होगा कि भाई आज वर्ल्ड कप का पहला मैच हम अमेरिका से खेल रहे हैं, आज वर्ल्ड कप का हम दूसरा मैच भारत से खेल रहे हैं। थोड़ी वाइब्स डिफरेंट होंगी, थोड़ा एक ये ख्याल होगा कि नहीं वर्ल्ड कप जीतना है तो हर मैच में अच्छा करना है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम बेहतर करे। उम्मीद है, देखें यही प्लेयर हैं, अब ये सेलेक्ट हो गए तो इन्हीं को परफॉर्म करना है। आजम अगर उन्हें अब जब भी मौका मिलेगा वो यकीनन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट कंडीशन होंगी, वर्ल्ड कप की वाइब्स होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतर करेगा। हैव यू स्पोकन टू हिम वैसे शाहिद भाई, मतलब क्योंकि काफ़ी उन पे सवाल, ही स्पीक्स रियली वेल, आई मीन व्हेन एवर आई हैव सीन हिम ही स्पीक्स रियली वेल। उनको क्रिकेट का पता है, ज़ाहिर है वालिद साहब उनके ही इज़ एन एक्सपर्ट और हमारे बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। और लेकिन व्हेन ही गोज़ इनटू द ग्राउंड इन द इंटरनेशनल मैचेस, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है कि वो शॉट्स जो डोमेस्टिक लीग्स में खेले जा रहे होते हैं वो वहाँ पर उनसे नहीं खेले जाते, प्लस जिस तरह की कीपिंग हुई है तो डबल प्रेशर एक पड़ जाता है एक बंदे पे। देखिए इंग्लैंड की कंडीशन बड़ी डिफरेंट है। 2020 में भी आजम ने 2 T20 वहाँ खेले थे, एक में वो नॉट आउट रहे, एक में वो जल्दी आउट हो गए थे। इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत शातिर हैं, बहुत तेज हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो लीग के बॉलर से डिफरेंट होते हैं बॉलर। उन्होंने उसको बॉडी पे बॉलिंग कराई, उसको जोफ्रा आर्चर ने बिल्कुल बॉडी पे फंसा के रखा था। और दूसरे बॉलर्स ने भी जितनी मार्क वुड ने तो बहुत ही तेज उसको एक ऐसी बाउंसर बॉडी पे कराई जिसको वो समझ ही नहीं सका और उससे वो कैच आउट हो गया। एक कॉन्फिडेंट लड़का है जिसको आपने जैसे कहा गेम की बड़ी नॉलेज है, तो वो इसको ओवरकम करेगा और उसको एक चैलेंज होगा कि नहीं ये जितने भी लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब मैंने इनको गलत साबित करना है। जब भी उसे चांस मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि शायद पहले मैच में उसे चांस दें, इसलिए कि कॉन्फिडेंस लो होगा। इंग्लैंड में इस तरह की उसकी परफॉर्मेंस हुई, कैच भी छूट गए, तो शायद 1-2 मैच शुरू में चांस ना मिले, लेकिन जब भी उसे चांस मिलेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा। ठीक, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि पसंद की शादी के बाद अब भी वो खुश हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जनाब। अच्छा जी, अब एक ऐसे मामले का तस्करा करने जा रहे हैं। शहर क़ायद कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अमूमन हमारी
अंदाज़ा यही होता है कि कोई ना कोई परेशान कुन बात होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक होगी, या फिर कोई किसी न किसी मसाइल से मुतालिक होगी। इस बार भी मैं जो तज़किरा करने जा रहा हूँ, इसका हम बारहा तज़किरा कर चुके हैं, वो है ये जो स्नैचिंग है, राहज़नी है, टारगेट किलिंग है, और इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं जिनका कराची को सामना है। और ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, तमाम तर दावों और वादों के बावजूद ये इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि एक और नौजवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट था, वो इस स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ गया। ये मंज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये देखिए कि बाइक छीनने के लिए, आपकी जो मालो असबाब छीनने के लिए आपको रोका जाता है, और उसके बाद आप ज़रा सी रेजिस्टेंस करें तो आपको आपकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। ये उस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज है, और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही थी कि ये बाइक गिराई, उसको रोका, फिर उससे छीनने की कोशिश की, उसने मुज़ाहमत की, फिर वो साइड पे जैसे ही गया तो वो दूसरा जो था शख्स जिसने हेलमेट पहना हुआ था, उस खबीस इंसान की जानिब से फ़ायर कर दिया गया, और उसके बाद ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही होती हैं इन लोगों की, इनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जो वारदाती होते हैं। इनकी उम्रें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस रेंज में होती हैं। बाज़ औक़ात ये नशे के आदी भी होते हैं, ये जो क्रिस्टल मेथ्स जिसको कहा जाता है, जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपको नताइज की परवाह नहीं होती, आप उसके बाद जो भी होता है आपने करना होता है, कर गुज़रते हैं, और 10 तरह की चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए कि ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये नौजवान जो ज़िंदगी से भरपूर था और जिसकी अभी ज़िंदगी बाकी थी। क्या कुछ नहीं करना था, क्या कुछ नहीं ख्वाब होंगे उसके, क्या उसके घर वालों पर बीत हो रही होगी। जो जाने वाला था वो चला गया, लेकिन घर वालों के लिए आप ये देखिए कि उम्र भर का पछतावा छोड़कर चला गया। और किसके पीछे? आपने जो उससे छीनना था आपने छीन लिया। एक इंसान, आप सोचिए, घर से 10 तरह की परेशानियां लेके निकलता है। हम वैसे यहाँ पर बैठ के मैं बड़ा आइडियल सिचुएशन में बात कर सकता हूँ कि भाई आप यहाँ से निकलें, आपने रेजिस्ट नहीं करना, आप ये नहीं करना। सपोज़ वो किसी से तकरार के बाद निकला हो, सपोज़ बिजली का बिल ज़्यादा आया हो, सपोज़ कि यूनिवर्सिटी का कोई इशू हो, सपोज़ घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो निकला और वहाँ पर जाके रास्ते में ये शख्स उसे टकरा गया हो, उसकी जहनी कैफियत ये हो कि ना चाहते हुए भी उसने रेजिस्ट किया, और उसने रेजिस्ट भी कोई ऐसा नहीं किया, वो भागा था। आप सोचिए, वो सारी चीज़ों से दे के मोटरसाइकिल भी नीचे पड़ी हुई थी, उसके बाद वो वहाँ से भागा भी, और ये जो खबीस जो साइड पे खड़ा हुआ था पहले से पिस्तौल तान के, इसकी जानिब से फ़ायर किया गया, और आप ये देखिए कि बस उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। तो इस नौजवान के भाई का क्या कहना है इस सिचुएशन पे, इस वाक़े पे, आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं। ये भाई की हिम्मत को सलाम है, वाकई ये बात की कि बड़ी हिम्मत है, और ज़ाहिर है कि इंसान कितना कुछ सोचता है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये यहीं से करीब से सामान लेने के लिए निकले थे, 2 गली छोड़कर ही घर था जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। और सोचिए कि जिस मकाम से आप बारहा गुजरते हैं ना, इंसान के जहन में अक्सर ये चीज़ होती है कि या अल्लाह, जिस तरह के हालात हैं, क्या पता किस जगह मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा लिखा हो। बाज़ औक़ात ये चीज़ें आपके तसव्वुर में नहीं आती। वो नौजवान, उसकी ज़िंदगी के आखिर में उसकी लाइफ उसके आगे फ़्लैशबैक हो रही होगी, और वो ये सोच रहा होगा कि क्या यही होना था, मेरा आखिर कसूर क्या था। और ये खबीस दरिंदे ये वारदातें करने के बाद इस तरह से बासानी फ़रार हो जाते हैं, और जिनको सिक्योरिटी फ़राहम करनी होती है, जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो दीगर इदारे हैं, ज़ाहिर है कि उनको इस बारे में सोचना होगा कि ये आए दिन वारदातें हो रही हैं, आए दिन। और फिर उसके बाद होता क्या है, मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। जब किसी डाकू को पकड़ा जाता है, जब किसी लुटेरे को पकड़ा जाता है, तो आप सोचिए कि जिस शख्स ने अपना कोई भाई खोया हो, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन निज़ाम इंसाफ पर भरोसा ना होने की वजह से उस शख्स पे निकलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो शख्स बच के निकल जाएगा, तो फिर वो उस वक्त कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो इस पे सोचना चाहिए कि ये कौन प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी। अफजल ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अफजल, एक तो ज़रा सबसे पहले इस वाक़े से मुतालिक हमें बताइएगा हमारे भाई कि ये वाक़या जो हुआ है, FIR किसकी मुद्दत में दर्ज हुई है, क्या पता चल सका है इनके बारे में? CCTV से ज़ाहिर एक ने तो हेलमेट पहना हुआ था, किसी की शनाख्त हो सकी, कोई रूट वगैरह ट्रेस किया गया, क्या अब तक अपडेट हुई है इस हवाले से? देखें, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मकतूल है
उसके भाई उस्मान मुइन की मुद्दत में गुलशन इकबाल थाने के अंदर, और इसमें कत्ल के अलावा लूट मार की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस से अगर बात की जाए तो कातिलों की गिरफ़्तारी के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। उनके पास इस केस में किसी पेशरफ्त के हवाले से बात करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि फुटेज की मदद से, जियो फेंसिंग की मदद से, एनी शाहिदीन के बयानात की मदद से और दिगर टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस केस पर काम किया जा रहा है। जाए वक़्फ़े से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। तो ये सब वही रिवायती बातें हैं जो शहर में डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल के वाक़यात को जब मीडिया में ज़्यादा हाइप मिलती है तो हमेशा पुलिस की जानिब से प्रेशर को कम करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन कोई बड़ी इस केस के अंदर लीड नहीं है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। पुलिस अब तक जो है वो मुल्ज़िमान को शनाख्त नहीं कर पाई है। और एक नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान जिसको अभी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना था, उसको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुझे एक और चीज़ बताइए, ज़ाहिर है कि आप जराइम के इन मामलात पर नज़र रखते हैं और आपकी नज़र से ये चीज़ें गुजरती हैं, केसेस होते हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि ये जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, पहले ये होता था कि मतलब हमारे कई दोस्तों के साथ ये हुआ कि उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने पिस्टल का बट मार दिया, ये थोड़ा सा मार कुटाई कर दी। अब ये है कि एक तो कम उम्र लड़के इन वारदातों में मुलव्विस हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग एक सेकंड का लिहाज नहीं करते। ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, या ऐसा लगता है कि उन्हें नताइज की परवाह नहीं है, पकड़े जाने का डर या खौफ नहीं है, या आखिर चक्कर क्या है? कुछ समझ सके हैं आप ये? देखिए अशफाक, इसकी सीधी सादी जो वजह है वो ये है कि जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में मुश्तइल हैं। शहर में बारहा ये भी देखा गया है कि अगर कहीं लूट मार के दौरान कोई डाकू पकड़ा जाता है तो शहरी उसे वहीं पर जो है वो तशद्दुद करके जो है वो जान से मारने से दरेक नहीं करते। इसीलिए ये डाकू भी जो है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। उसके अलावा जो आइस का नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जराइम पेशा ख़ास तौर पर डकैत जो हैं वो आइस का नशा भी करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है माजी में कि नशा करने वाले अफराद लूट मार करते हैं, और नशे के हालत में जब वो लूट मार करते हैं तो वो इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते कि वो किसी की जान ले रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सफाकियत होती है। तो ये माजी के वाक़यात में देखने में आया है। लेकिन इस वाक़े के अंदर भी ये जो है वो सीसीटीवी के अंदर ज़ाहिरी तौर पर देखा जा सकता है कि जो डाकू थे उन्होंने बिल्कुल भी रियायत नहीं दी है। लूट मार कर ली थी, मोटरसाइकिल छीन ली थी, मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, दीगर अशिया छीन ली थी। वो उसके बाद वहाँ से फ़रार भी हो सकते थे, क्योंकि जो मकतूल इत्का है वो भी सामान देने के बाद उसने भी ज़्यादा मुज़ाहिमत नहीं की थी, वो जान छुड़ाना चाहता था। लेकिन डाकुओं ने फिर भी उससे जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सफाकियत अब वारदातों के अंदर देखने में आ रही है। यही वजह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रवां साल जो है वो इस किस्म के वाक़यात पेश आए, और अब तक 70 से ज़ायद अफराद जो है वो शहर के मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों और चौराहों के अंदर डाकुओं का निशाना बने हैं और उनके साथ मुज़ाहिमत करते हुए कत्ल हुए हैं। लेकिन इन सारे केसेस को हल करने के हवाले से पुलिस के पास सिर्फ दावे हैं। हमेशा पुलिस यही कहती है कि वो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, कातिलों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान, आपने हमें सूरत हाल से आगाह कहते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये है पीआई का मोटो। लेकिन मसला ये है कि कौमी एयरलाइन पर एक बार फिर जो पाबंदियां उठाने का फैसला था वो नहीं हो सका, बल्कि पाबंदियां बरकरार रहेंगी। और ये जो पाबंदी हटाने का फैसला था इसे मौखिर कर दिया गया है, और ये किया गया है यूरोपीय कमीशन की जानिब से। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ईयू कमीशन के बताए गए इक़दाम न करने की वजह से ये पाबंदी में तोसी हुई है। ईयू कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशावराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से ये पाबंदी आयद है, और यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल न होने से पीआईए की निजकारी पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये बहाली नहीं हो सकी है पीआईए की परवाज़ों की यूरोपीय मुल्कों में, और ये जो निजकारी का मामला खटाई में पड़ सकता है या उससे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, तो इसका बेनिफिशरी कौन होगा वैसे?
देखिए साहब, ये इस पे तमाम तर चीज़ें जाती हैं पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पर, चूँकि यूरोपीय कमीशन की जानिब से 31 मई को एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एविएशन पे तनकीद की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये कहा गया है कि आपने जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में उस पर पेशा वराना अफसरान को तैनात किया जाए, इस पर मज़ीद बेहतरी लाई जाए। चूँकि 30 मई को बोर्ड ऑफ रिव्यू का इजलास था ब्रसेल्स में, तो उसमें PIA और पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक फ़ैसला होना था, लेकिन वो फ़ैसला नहीं हो सका था, वो मौखर हो चुका है। अच्छा। PIA की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ इस पर मुकम्मल की गई थी और PIA ने अपने यूरोप के जो सेक्टर है पेरिस को उसका हब बनाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जब 31 मई को यूरोपीय कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी को तनकीद का निशाना बनाया गया। उस पर यह कहा गया था कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। जो रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट है, जो रेगुलेटरी है, जो अहम शोबा है हवाबाजी का पाकिस्तान की, तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप आला अफसरान लगाएं जिस पे पेशा वराना, जिन पे महारत हो। तो इस वजह से ये जो पाबंदी हटने का फैसला मौखर हुआ और ये अब चला गया है इस रवा माह के आइंदा हफ्ते पे। यानी कि सलाउद्दीन भाई, इसका मतलब ये होगा कि आसान लफ्जों में कि जब तक ये चीज़ें नहीं हटेंगी, जब तक ये पेशावराना काबिलियत का मामला हल नहीं होगा, तब तक ये पाबंदी भी नहीं हटेगी और निजकारी भी उस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बात है कि फिर आप देख लें ना कि फिर जो नहीं चाहते कि निजकारी हो, तो वो फिर क्यों चाहेंगे कि इस मामले पर मज़ीद पेशरफ्त हो सके। तो खैर, ये मामला तो खटाई में पड़ चुका है, अब क्या कर सकते हैं इस मामले पे। बाकी अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और 9 से 10 बजे तक हमारा साथ रहा। इंशाल्लाह 10 से 11 बजे तक ये साथ बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत खासा बढ़ता चला जाता है और 8 से 9 कुछ और होता है, 7 से 8 कुछ और होता है और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो सूरज की हिद्दत और शिद्दत बढ़ती चली जाती है और उसके अंदर एक जो चीज़ है उसको मज़ीद ख़तरनाक बनाती है, वो ये है हवा का बंद हो जाना। तो उसके बाद फिर आप ये सोचिए कि अगर आप अपने साथ पानी या कोई ऐसे मशरूबात नहीं रखते जो आपके जिस्म में पानी की कमी को या नमकियात की कमी को पूरा कर सकें, तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। लोग नकाहत का शिकार भी हो सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनका हम अपने प्रोग्राम्स में बारहा तस्करा भी करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि भाई आप सत्तू पी सकते हैं, आप लीमू पानी पी सकते हैं, आप उसके साथ साथ आप गन्ने का जूस भी पी सकते हैं। अब बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो पी सकते हैं, लेकिन आपने उसमें ख्याल ये रखना है कि घर की बनी हुई चीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता होगा कि पानी जो आप यूज़ करें वो बॉयल्ड है, खुदा न ख्वास्ता गंदा नहीं है। क्योंकि खाने पीने की अशिया से और ख़ासतौर पर इस मौसम में न सिर्फ ये गैस्ट्रो की शिकायत हो सकती है बल्कि हेपेटाइटिस ए भी फैलने का खदशा होता है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के भी आपको बताएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। एक खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं कराची से, जो कि है कार्रवाई के हवाले से। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई है। 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। ये औरंगी टाउन के इलाके में ये कार्रवाई करते हुए नज़ीर शाह हमें मज़ीद तफसीलात देंगे इससे मुतालिक। बताइएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखें, रेंजर्स और पुलिस ने औरंगी टाउन के इलाके गजाफी रोड पर स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 मुल्ज़िमान जिनमें अबू बकर, उस्मान, बादशाह, दोस्त मोहम्मद और रकीकुर रहमान शामिल हैं, इनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 पिस्तौल और 74 गोलियां बरामद हुई हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मामूल के मुताबिक स्नैप चेकिंग जारी थी कि रेंजर अधिकारियों ने एक गाड़ी को रोका, जिनकी हरकत मशकूक होने पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद किया गया है, जिनको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। और ये ख़बर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर थी कि जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई स्नैप चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई करते हुए, और कार सवार मुल्ज़िमान की कुछ मशकूक हरकत थी जिनका जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो चलें जी, वेल डन पुलिस एंड रेंजर्स। ऐसे ही कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे और फिर लोग महफूज रह सकेंगे।
अच्छा जी, अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं, ये महीना कौन सा है, सब बताइए यकजुबान होकर। ये महीना है जून का, और जून जुलाई के महीने क्यों फेवरेट होते हैं बच्चों के? एक तो शदीद गर्मी होती है और स्कूल जाने का दिल तो वैसे मई के महीने से हमारा भी नहीं कर रहा होता था, लेकिन जून जुलाई में आपको 2 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं, और 2 महीने की छुट्टियां आपके लिए बड़ा सुकून का सांस लेने का बायस बनती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि ये जो स्कूल वाले ये जो होमवर्क के नाम पर जो टॉर्चर आपके सर पर मुसल्लत कर देते हैं, और फिर माँ बाप उस होमवर्क को कराने में जिस तरह से जुट जाते हैं, तो आप बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिन मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ये करते थे कि जी आखिर में कर लेंगे, आखिरी 10 दिन में सारा होमवर्क निपटा देंगे, फिर आखिरी 5 दिन में निपटा देंगे। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आखिर में चिरागों में रोशनी नहीं रहती। लेकिन इस आजकल अब ये हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो गई हैं और वालिदैन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि बच्चों का ये टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो और बड़ा उसको कारआमद बनाया जा सके। और हम भी अपने प्रोग्राम में इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, तो हम नहीं चाहते कि ये शैतान का कारखाना बने, बल्कि कुछ मुफीद चीज़ें आप सीख सकें और फिर अपने आप को बेहतर बना सकें। समर कैंप के हवाले से कहा जाता है कि बच्चों को समर कैंप में भेज दें, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ये देखना होगा कॉस्ट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से वहाँ पर बाज़ औक़ात स्कूल्स आपको जाके चेक करना होगा कि ये जो स्कूल्स जो समर कैंप के नाम पर जो भी कर रहे हैं, क्या वहाँ से बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर ये पैसा कमाने का या बनाने का एक ज़रिया है कि शदीद गर्मी में आप बच्चों को एक जगह पे भेज रहे हैं और वहाँ पर उनकी लर्निंग कोई नहीं हो रही और आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है और बच्चों की छुट्टियाँ भी ज़ाया हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे दिमाग को या किसी भी दिमाग को रीसेट होना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरीके से आप बेहतर तरीके से ये छुट्टियाँ गुजार सकते हैं और किस तरीके से एक वो कहते हैं ना कि एक प्रोडक्टिवली आप ये वक्त गुजार सकते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल कंसल्टेंट सकीना खानम साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ चीज़ों का तो मैंने अहाता करने की कोशिश की, बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चे तो अभी से ये वो सोचते भी नहीं है कि भाई ये वक्त हमने गुजारना है इस तरीके से कि खेल कूद में ही गुजारना है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है, बच्चे चाहते वालिदैन चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी रहें और ये ना हो कि स्कूल को भूल ही जाएँ। क्या किया जा सकता है? हाउ डू वी प्लान द हॉलीडेज़? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। बहुत अच्छा आपने दरिया में कूजे को बंद करने की कोशिश की, और जिस तरीके से जो आप कह रहे थे कि गर्मी बहुत है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो है वो इंजॉय भी करें बट अपनी गर्मी की छुट्टियों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली गुजारें। जी। तो सबसे पहली बात तो जो आपने यहाँ पे हाईलाइट की थी कि समर कैंप्स, समर कैंप्स आर लाइक बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो उसको प्रोडक्टिव बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, बट उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि हमारे पास हर लेवल्स के पेरेंट्स भी मौजूद हैं और उनके घर के हालात, आजकल की महंगाई एंड एवरीथिंग इज अ मैटर। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाती हैं। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज लाइक कि पेरेंट्स क्यों ना वो समर कैंप घर में ही अरेंज करें बच्चों के लिए, एंड इट इज़ लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। मीन्स लाइक आजकल गूगल, आपके पास चैट जीपीटी एंड ऑल दैट के एक्टिविटीज़ निकालना कौन सी मुश्किल बात है आजकल पेरेंट्स के लिए। बट द थिंग इज लाइक 11th आवर पे ना सही, आपको लाइक जून आ रहा है तो आप इससे पहले अपना होमवर्क कर लें, बच्चों के होमवर्क करने से पहले। सो इट्स लाइक ए मदर एंड फादर आर लाइक उनको ये एक बहुत एम्पल टाइम मिल जाता है कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा प्रोडक्टिव वक्त गुजारें। आजकल मोस्टली हर दूसरे घर में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग and anyhow like in the any field or in the house as well they are doing something, ठीक है। तो उसमें क्यों ना आप अपने बच्चों के लिए प्रोडक्टिव वक्त गुजारने के लिए उनके लिए आप पहले से काम करें कि आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करें। मिसाल के तौर पर आप अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, तो आप वहाँ पे अपने बच्चों को इंगेज करें अपने साथ नाश्ता बनाने में, ठीक है। और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का कोई तफरीक नहीं होती, दे कैन हेल्प यू आउट। आप अपनी डाइनिंग सेट करवाएं, आप बैठे उनके साथ न्यूज़पेपर रीड आउट करें, ई न्यूज़पेपर रीड कर लें, आज की खबरें उस पर तबसरा कर लें। फिर उसके बाद आप अपने दीगर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज रखना है। इफ़ यू आर इंगेज्ड ऑलरेडी इन द वर्किंग आवर्स, तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज पहले से प्लान आउट करके रख ले इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज द ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि घर के कामकाज में और ख़ास तौर पर उनको सज़ा के तौर पर ना पोर्ट्रे करें।
मिसाल के Exactly. तौर पर अगर आप घर में वालिदैन ये पोर्ट्रेट करेंगे, ओफो गर्मी शदीद में आज तक खाना बनाना है, तो बच्चे भी कहेंगे कि ये एक सजा है। बिल्कुल, लेकिन आप इस बिल्कुल। तरह से करेंगे कि लेट्स मेक द ब्रेकफास्ट Yes. टुडे, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर होगा और कोई इंसेंटिव भी आप रखेंगे कि जी Exactly, अगर अच्छा बिल्कुल, होगा तो ये बिल्कुल। होगा, आप मशीन उनसे लगवा सकते हैं। और बिल्कुल। हमारे यहाँ आजकल क्या होगा, नहीं जी हमारा बच्चा तो कोई काम नहीं करता, घर में उठ के पानी तक नहीं पीता। आई मीन ये क्या है भाई, हम ये करते हुए आए हैं, कोई जालिम तो नहीं थे हमारे माँ बाप। It's like it totally depend upon the mother and father that how you are नरिशिंग योर चाइल्ड, ठीक है। उनको नर्चर करने के लिए हम आजकल एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हम उन्हें अच्छे से अच्छे वसाइल दे दें, जिसके लिए हम कमाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ और हैं। तरबियत से एग्जैक्टली एक ये बहुत अच्छी हदीस है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। जी। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ इससे सीखते हुए ये ऐड ऑन करूँगी कि हमारे बच्चों का नशोनुमा, उनकी तरबियत, उनके आने वाला फ्यूचर हमारे अमाल पर है। बच्चे हमें जिस तरीके से देखेंगे उसी तरीके से वो अपनी लाइफ को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द समर वेकेशंस, व्हाई नॉट वी कैन अरेंज द एक्टिविटीज इन द होम, राइट। क्या होता है कैंपसेस में, आप स्कूल्स में अगर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पूल स्प्लैश होता है बच्चों के लिए, सो दे कैन एंजॉय द समर वेकेशंस। आजकल छोटे-छोटे वो जी बिल्कुल ये होते हैं। इसके अलावा दीगर मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ आजकल आ गई हैं, मेंटल मैथ्स आ गया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन आ गई है, स्टीम की एक बहुत धूम है आजकल के, वो इंजीनियरिंग एंड साइंसेज एंड मैथ्स एंड ऑल दैट उसको एंगेज करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम घर में भी अरेंज कर सकते हैं, बस बशर्त ये कि माँ बाप उसके ऊपर अपनी वर्किंग करें इफ़ दे वांट देयर चाइल्ड टू बी प्रोडक्टिव इन द समर वेकेशन। इसमें दो इश्यूज आ जाते हैं। एक तो ये आ जाता है कि घर का स्पेस, देखिए हर किसी के पास ना घर में लॉन है ना गार्डन है, मतलब छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बाज़ औक़ात एक घर का मकान भी होता है। एक तो ये रेस्टोरेंट। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पे, क्योंकि उनके जो दोस्त होते हैं, उनके जो क्लासमेट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक्टिविटीज़ उन्हें उनके साथ करने का मौका होगा, तो इट्स सिर्फ जो एक्टिविटी है उससे बढ़ के उन्हें उनके साथ की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो एक आपको बताया ना डिटैचमेंट और ये सारी चीज़ें, मिसिंग आउट वो वाला चक्कर जो होता है, उसका क्या तदारुक हो फिर। Why can't we invite the friends and family siblings at home? ठीक है। That comes to my first point. Yes. The ठीक है। space. तो स्पेस इज लाइक कि क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स करेंगे जिसके अंदर बच्चे इंजॉय भी कर लें और अपने बहन भाई, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। येस, द स्पेस मैटर। तो अगर हम इसकी ऑब्वियसली द लिंक विद द माय फर्स्ट आंसर है कि आप इसको पहले से वर्किंग करें, आपके पास स्पेस का इशू है, यू कैन टॉक टू देयर फ्रेंड पेरेंट्स एज वेल कि हम मिल के अरेंज कर लेते हैं। बच्चों को बाहर गर्मी में कहाँ लेके जाएंगे, वाई नॉट बी अरेंज एट होम, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैटर होते हैं। दूसरी बात अहम जो आपने पहली एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्कूल्स आजकल समर कैंप अरेंज कर रहे हैं और फिर एक बल्क में होमवर्क भी जा रहा होता है बच्चों का, और फिर बच्चे बस भाग रहे होते हैं और पेरेंट्स भी के चार्ट पेपर्स लाने हैं, कुछ ड्राइंग्स बनानी है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना है। वाई कांट वी मेक द समर वेकेशन होमवर्क such a way to enjoy for the children? ये तो बड़ा रिस्ट्रेंट होता है, आप यकीन करें हाथ दुख जाता था। Exactly, मतलब मैथ्स की अगर क्वेश्चंस आप डाल रहे हैं तो उसको सिर्फ पेपर तक महदूद क्यों किया? कुछ ऐसे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज भी होती हैं जिसके ऊपर बच्चा एंजॉय भी करे। बच्चा वरना तो सिर्फ सब्जेक्ट से भागता है और कुछ भी नहीं। उर्दू है, उर्दू में आप क्यों उसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे, वर्ड्स मीनिंग पे महदूद कर देते हैं? उसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें एंगेज भी तो कर सकते हैं। जस्ट टू फॉर एग्जांपल लाइक कि डिनर टाइम पे बच्चे बैठ जाएं, डिस्कस विद द पेरेंट्स their success stories, ठीक है, let them write in their own words, their stories whatsoever, जो भी उनकी जिंदगी की कहानी हो उसके ऊपर महसूस करें, जो भी उनके बचपन के किस्से हैं वो उनसे सुने। और दूसरा ये है कि इसमें एजुकेशन सेक्टर को और खासतौर पर गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात करता हूँ कि जिन स्कूल्स में अगर फर्ज करें कि ग्राउंड्स, प्ले एरियाज थे, ग्राउंड्स थे, वहाँ पर इंसान कुछ सीख सकता है। जो ऑलरेडी कंक्रीट की एक बिल्डिंग है छोटी सी, वहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ पर क्या लर्निंग हो रही है, समर कैंप क्या होगा, ये भी सोचने की बात है। फॉर दैट बहुत ही एक अच्छा सा जवाब है मेरे पास, दैट वी डू वर्क इन दोज स्कूल्स where the space is not that ample to arrange all these activities, ठीक है। तो उधर सिर्फ छोटी छोटी सी क्लासरूम्स होती हैं, उसमें भी समर वेकेशंस के रिलेटेड एक्टिविटीज़ अरेंज हो सकती हैं। तो अगर वो वहाँ स्कूल्स में हो सकती हैं तो एक छोटे से एक रूम के फ्लैट में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू सो मच Thank सकीना you. फॉर बीइंग विद अस। सकीना खानम हमारे साथ Thank you मौजूद। और बात यह है कि आप बहुत सी चीज़ें प्लान कर सकते हैं जी, क्योंकि असल में बात यह है कि अगर आपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सोचना है तो आपको खुद ही एक्टिविटीज़ करनी होंगी, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपने दिन का आगाज़ अच्छा कर सकते हैं। दिन का आगाज़ कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप बच्चों को लेकर पार्क में चले जाएँ, सुबह सवेरे मौसम भी बड़ा अच्छा होता है, आप मुख्तलिफ उनको रनिंग फिर एक्सरसाइजेज उनको सिखा सकते हैं, उनके साथ हल्का फुल्का खेल कूद कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। अच्छा, हैदराबाद में ऐसे कुछ हो रहा है कि वहाँ पर सुबह सवेरे लोग क्या करते हैं, या मुख्तलिफ औकात में लोग क्या करते हैं, वर्जिश वगैरह भी करते रहते हैं, फिर उसके साथ योगा का रुझान भी वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अशोक शर्मा जी। एक तो ये चक्कर है जो हमने आपको बता दिया कि आप योगा वगैरह कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुख्तलिफ खेलों में आप हिस्सा ले सकते हैं, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। आप सोचिए कि क्रिकेट अगर आप खेलने जाएं, और हमारा ये है कि प्रैक्टिस शाम में करते रहे और मैच पड़ा तो दोपहर में, तो फिर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अलामान अल हफीज़। साइकिलिंग एक और बड़ा एक अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, और मतलब उससे आप डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आपके पास गियर वाली अच्छी साइकिल है तो आप सीनरी भी इंजॉय कर सकते हैं ट्रैवल करते हुए, लेकिन सड़कों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हर रोज़ साइकिल चलाना दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पट्टों की ताकत को भी बेहतर बनाता है, आपको बड़ा एक रिजुविनेट करता है अगर आप साइकिलिंग करते हैं, और फिर इसके साथ साथ ये है कि आपको मज़ा भी आता है और आपके पट्टे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज बेसिकली 3 जून है, और आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम साइकिल चलाने का आलमी दिन भी है, और ये इसलिए है कि ताकि लोगों के अंदर इस मुतालिक शऊर उजागर हो सके। अच्छा, यहाँ पर कराची में अगर मैं बात करूँ तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप मोटरसाइकिलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपसे आपके जो मालो असबाब छीन लिया जाता है। तो साइकिल में तो आप भाग भी नहीं सकते कोई अगर आपका पीछा करे, अनलेस कि आप अगर कोई चैम्पियन वगैरह हों साइकिलिंग के, तो उसमें फिर ऐसा मुमकिन शायद हो सके। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नेशनल साइकिलिंग चैम्पियन अली इलियास जावेद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली। एक बार फिर से आप हमारे पास तशरीफ़ आए और तशरीफ़ लेके आए, तो भाई बताइएगा कि कोई आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है साइकिलिंग का, तो पिछली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी तब भी आप कारनामा सर अंजाम दे के आए थे, अब क्या तैयारियाँ हैं, क्या प्लानिंग है, कहाँ जा रहे हैं आप इस बार? जी, पाकिस्तान की कौमी टीम परसों की रवानगी है एशियन चैम्पियनशिप के लिए कज़ाकिस्तान जा रहे हैं, और काफ़ी तैयारी की है इस दफ़ा। और कज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि 2012 में उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड किया था, और उनका नेशनल स्पोर्ट साइकिलिंग है। वहाँ साइकिलिस्ट जो हैं, यहाँ क्रिकेटर्स से जितना फेमस है वहाँ साइकिलिस्ट उससे ज़्यादा फेमस है। तो पूरी कौम की उनकी एक सपोर्ट होती है, पूरा मुल्क, पूरा नेशन इज़ बिहाइंड दैट, और सब वहाँ साइकिलिंग बहुत आम है। और वो टूर डी फ्रांस भी जीते हुए हैं, और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी जीते हुए हैं। तो मुकाबला बहुत सख्त होगा, बिकॉज होम कंट्री इज़ अ वेरी टफ कंट्री, जो कि पिछले साल भी एशियन चैम्पियनशिप जीती थी। अच्छा अली, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपको मैं जब भी देखता हूँ यू आर ऑलवेज फिट, इज़ इट बिकॉज ऑफ द साइकिलिंग, या फिर डाइट भी इसमें मैटर करती है? क्योंकि मैंने साइकिलिंग करने वाले मोस्टली लोगों को देखा है कि दे आर ऑलवेज फिट एंड लीन। अच्छा, इसमें मेरी वैसे ज़ाती तौर पे मैंने साइकिलिंग करता ही इसलिए कि मुझे खाने का बहुत शौक है। यार क्या दिस इज़ देसी खाने या सब जी, सब? हाँ, मैं आई एम अ वेरी बिग फूडी, और बट साइकिलिंग अलाउज मी टू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। मैंने क्रिकेट भी खेली, बैडमिंटन भी खेली, बहुत फुटबॉल भी खेली, लेकिन साइकिलिंग में जो आप 1 मिनट में 16, 15, 18 कैलोरीज पर मिनट बर्न कर रहे होते हैं। सो इट अलाउज यू टू बर्न 2500 कैलोरीज। अगर आपकी 2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग राइड है तो आप 3000 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। आजकल की जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की साइकिलें आ रही हैं, इन पे भी हो सकता है? या पहले याद है वो सोहराब साइकिल एक आया करती थी बगैर गियर वाली, वो भी मैंने चलाई हुई है। जी, मैंने तो खुद शुरू किया एक इंतहाई सस्ती सी साइकिल जो मैंने एक लाइट हाउस से जाके ख़रीदी थी। अच्छा। और उससे करते करते थोड़ी सी बेहतर ली, फिर बेहतर ली, लेकिन साइकिल से सिर्फ ये होता है कि आप महंगी साइकिल होगी तो आप तेज़ जाएंगे, लेकिन एफर्ट तो आपकी उतनी, आपको एफर्ट तो करनी है। ओके। बट आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, संडे को भी मैं देख रहा होता हूँ कि वहाँ पर सीवीयू की साइड पे बड़ी हो रहा होता है। अब तो शहर में मुख्तलिफ मकामात पे, यहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद पे भी मैं देखता हूँ लोग जमा होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा होता है। आप किस जगह पे वैसे अगर मौका मिलता है तो कर रहे होते हैं?
जी मैं संडे को अवॉइड करता हूँ। Avoid करते हैं, रश ज़्यादा होता है? जी सी व्यू पे मैं वैसे जनरली ट्रेनिंग करता हूँ, बट सी व्यू पर पूरा कराची पहुँचा हुआ होता है। हाँ जी, तो वहाँ पर फिर वो रिस्की हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो संडे मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। उसके लिए मैं शहर से बाहर जाता हूँ और मैं रात में हाईवे की साइड पर फिर वहाँ ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त जो है ना पसे पर्दा पूछ भी रहे हैं कि रिस्की क्यों हो जाता है। भाई रिस्की इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम, चूँकि कराची मिनी पाकिस्तान है, वो वहाँ पर जमा होती है और ऐसे ऐसे नज़ारे वहाँ पर म्यूज़िक से लेके 10 चीज़ों के, बाइक्स, मोटरसाइकिल और न जाने किस किस तरह के नज़ारे आपको देखने के मिलते हैं कि वहाँ पर साइकिल चलाई नहीं जा सकती। ऐसे ही अली भाई? जी ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। लेकिन बाकी हफ्ते के जितने दिन हैं आप वहाँ बिल्कुल खुल के साइकिलिंग कर सकते हैं। और शुरू में आप कह रहे थे कि रिस्क होता है ऑफ स्नैचिंग एंड ऑल दैट। मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी भी कोई इस किस्म की शिकायत नहीं हुई। और जितने मेरे दीगर दोस्त अहबाब हैं, जितने मेरे टीममेट्स हैं, हमारी कम्युनिटी में और लोग हैं, मैं समझता हूँ 99% आज तक किसी को ये शिकायत अल्लाह करे आगे भी ना हो, क्योंकि और लोग बड़ा इनकरेज करते हैं। शुरू में ऐसे नहीं था, बट अब जब मैं कराची या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हूँ, अब वहाँ ट्रेनिंग हो रही हो, कंपटीशन के लिए गए हुए हूँ, तो लोग जाते हुए थम्स अप देते हैं, फैमिलीज जाते हुए थम्स अप देती हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं। तो दैट्स वेरी गुड टू सी। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो फिटनेस के लिए इतना ही अच्छा है, तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं वहीं उस साइड पे, आप उनको मशवरा नहीं देते कि आप भी भाईजान थोड़ा सा क्रिकेट के साथ साथ ये भी शुरू कर दें? जी मैं इसलिए मशवरा ये दूंगा क्योंकि इसको करने से आपका रिस्क ऑफ इंजरी नहीं बढ़ेगा। अगर आप एकदम जाके कोई बहुत हैवी या इंटेंस एक्सरसाइज शुरू कर देंगे जिसकी आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो आपका एक रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। साइकिलिंग में जब आप किसी इंजरी से रिकवर भी कर रहे होते हैं या आपने कोई ऑपरेशन कराया होता है घुटनों का या तो आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि इनिशियली आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए साइकिलिंग करें। आप रनिंग ना करें, आप बहुत तेज वॉक ना करें, आप साइकिलिंग पे आएँ। तो इट्स वेरी इंजरी फ्री। तो इसी वजह से आप उम्र के किसी हिस्से में भी ये कर सकते हैं। तो ये बहुत सिर्फ एज अ स्पोर्ट नहीं, अगर आपको एज एन एक्सरसाइज भी करना है तो ये बड़ा एक ऐसी मशीन है जो 100 साल से पहले ईजाद हुई थी और आज मॉडर्न लाइफ में भी बड़ी करामत है। ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया अली इलियास जावेद, विश यू द बेस्ट। अल्लाह करे आप जो जा रहे हैं कज़ाकिस्तान तो वहाँ पर से कामयाबी समेट के आएँ और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी नासिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। अच्छा जी, तो आपने देखा जी साइकिलिंग किस हद तक ज़रूरी है और मतलब साइकिलिंग से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपके बॉडी के ऊपर मतलब काफ़ी अच्छा उसका असर पड़ता है। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करने जा रहे हैं वो है कचरे की। कचरा वैसे तो हम कहते हैं किसी भी चीज़ को जो कि किसी काम की ना हो, हम उसे कहते हैं कचरा। यार ये तो कचरा है, ये तो फलानी चीज़ कचरा है, इट्स अ वेस्ट और वेस्ट डिस्पोजल की भी बात करते हैं। लेकिन बहुत सालों पहले कोरंगी कॉजवे पर जो कि शहरों के बीचों बीच है, वहाँ पर जला हुआ कचरा इस वक्त लोगों का ज़रिया मुआश बना हुआ है। कैसे? रोहा फातिमा बता रही हैं जी। रोहा फातिमा की रिपोर्ट आपने देख ली। अभी यहाँ पर इस्लामाबाद से खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे से मुतालिक अहमद फरहाद की बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और गुज़िश्ता समात का ये तहरीरी हुक्मनामा है जिस पर हुसैन अहमद चौधरी मजीद बता रहे हैं। बताइएगा जी। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा है कि दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से बताया गया कि अहमद फरहाद अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। वकील के मुताबिक अहमद फरहाद थाना सदर मुजफ्फराबाद के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी बताया गया कि 2 जून तक अहमद फरहाद जिस्मानी रिमांड पर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अहमद फरहाद के जिस्मानी रिमांड पर होने के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। दरख्वास्त में अहमद फरहाद को अगवा करने वालों की तशखीस और उनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। अदालत ने लिखा है कि लॉ अफसर के मुताबिक अहमद फरहाद की बाजियाबी के बाद ये इस्तदा मौसर नहीं रही है। अहमद फरहाद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने तक अदालत लॉ अफसर के इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करती। अदालत ने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बताया गया है कि जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वकील के मुताबिक कुछ रोज में अहमद फरहाद की जमानत पर रिहा होने के आज इम्कानात हैं। अदालत ने मजीद समात जो है वो 7 जून के लिए मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, शो में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। वापसी पर पहले एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सेशन कोर्ट ने आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात से बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। अदालत ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। तो ये जी अपडेट थी जो हमने आपको देनी थी। अच्छा जी, अब एक मुफाद आम्मा की खबर वो ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अहम इक़दाम किया गया जिसमें नान, फिर उसके साथ साथ रोटी और बेकरी मसनूआत के बाद होटलों पर खाने की कीमतों में भी कमी लाई जाएगी। और इस हवाले से जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो कम कराने का फैसला कर लिया। अच्छा, दिस इज़ ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इस हवाले से ये कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स के एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेगी। होटलों में कढ़ाई, दाल, बर्गर और दीगर खाने की कीमतों में कमी करवाई जाएगी। ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं कराची की अगर मिसाल लूँ, किसी आम जगह से भी अगर आप चिकन कढ़ाई खाने जा रहे हैं तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 1900 से 2000 रुपये के दरमियान, जबकि मुर्गी की कीमतें कहाँ पर आ गई हैं? 550 रुपये के, 450 से 500 रुपये किलो। दूसरी चीज़ ये है भाई कि मैं लेने के लिए गया चिकन बोटी, मैंने पता किया चिकन टिक्के का, तो चिकन टिक्का मुख्तलिफ इलाकों में रेट वेरी कर सकता है, लेकिन 440, 450 चिकन टिक्के का रेट है। और फिर उसके बाद अगर चिकन बोटी आप लेने जाएं तो 500 रुपये की एक प्लेट चिकन बोटी है। और ये उस वक्त का रेट है जब चिकन जो है, मुर्गी 850 रुपये किलो गोश्त हुआ करता था। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि जब 850 रुपये फी किलो गोश्त था, उस वक्त जो है वो आप देखिए कि चिकन आप किस तरह से उसका रेट था और टिक्के का क्या रेट था। और टिक्का का रेट अभी वही है, चिकन बोटी का रेट वही है, चिकन कढ़ाई का रेट वही है, जबकि मुर्गी की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। और कराची में रोटी का रेट भी वही है, 20 रुपये की जहाँ मिल रही है वो 20 की मिल रही है, और कई जगहों पे 30 की भी मिल रही है। और अच्छी जगहों पर आप जाएँ, किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएँ तो वहाँ पर 90 रुपये की भी रोटियाँ मिल रही हैं। तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके खुद चेक कर लीजिए, ठीक है? जब पैसे खर्च होंगे ना फिर लग पता जाएगा। तो बहरहाल ये मामला तो हो गया। इस हवाले से मुज़ाकरात वहाँ पर हो रहे हैं। सिंध सरकार भी कुछ हमारी मुराद अली शाह साहब से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि वे इस मामले पर कुछ ज़रा सोचें ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। मुझसे जाके पूछ लें, मैं आपको जगहों का बताऊंगा जहाँ जहाँ पर ये इजाफी रेट वो कर रहे हैं, खाम में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यानी कि एक दफ़ा चीज़ें बढ़ गई हैं तो भाई उसके बाद कम करो, जब घटाने का नहीं सोचना। मतलब गज़ब खुदा का यार, मतलब 500 रुपये का चिकन बोटी हद हो गई है। चलें जी, बहुत गुस्सा कर। अब ज़रा मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का एक तहैया करता हूँ, और ऐसे में जो है वो हमारी साथी तो गई हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं तहैया ही कर सकता हूँ इस वक्त फ़िलहाल। और जापान का आपका वर्चुअल विज़िट कराते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के तवस्सुत से, और वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। अंदाज़ा कीजिए, वैसे पब्लिक टॉयलेट्स को प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। या मेरे मालिक, ये क्यों है ऐसा? ज़रा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि ये कायम टॉयलेट्स जो हैं ये कॉन्टैक्ट लेस हैं, जिसमें दरवाजे से लेकर नल खोलने तक हर काम सिर्फ वॉइस कमांड के ज़रिए किया जाता है। बैतुल खला के सामने अगर आप कहें ओपन डोर तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और इस तरह के टॉयलेट्स का मकसद हाथों का इस्तेमाल कम करना है ताकि जरासीम लगने के ख़तरात से बचा जा सके। अच्छा, इसमें एक मैं तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पर बैठे हुए कोई गलत कमांड ना दे दीजिएगा वॉइस, उसके बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कमांड आपने सोच समझ के देनी है। पता चले आप वहाँ बैठे हैं और आप कहें ओपन द डोर, तो सोचें क्या हो सकते हैं। पानी तेज़ खोलने का मशवरा दे दें, उसके भी नुकसानात हो सकते हैं। तो आपने बड़ा मोहतात रह के इस वॉइस कमांड्स को यूज़ करना है, ठीक है जी? तो ये पाकिस्तान में अभी ना ही किया जाए तो बेहतर है, ठीक है जी। अब जनाब हम एक और अहम मामले पर बात करने आ गए हैं। वो मामला है जनाब अली आम, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। वो इस वक्त मार्केट में आ चुका है। तरह तरह की इस वक्त वैरायटीज़ आ चुके हैं। चौसा अभी तक नहीं आया क्योंकि इब्तदाइया है, लेकिन बाकी आम आ चुके हैं। तो अब उसके अंदर एक मसला है, यानी कि आम जब खाने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि मैंने आम जब ख़रीदा तो उसके अंदर देखा कि आधा आम मीठा और आधा आम खट्टा। तो ऐसा क्यों है? और ख़ास तौर पर ये आम की पेटियों में वो जो कार्बाइड या पता नहीं क्या उसे कहा जाता है कि जो वक्त से पहले उनको फलों को उतारा जाता है। अच्छा, उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पके हुए आमों को उतारेंगे तो फिर मार्केट तक या हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में कुछ वक्त पहले आमों को उतार लिया जाता है, और अगर उन्हें वैसे भी मुकर्रर वक्त तक पेटियों में बंद करके रखा जाए तो एक मुकर्रर वक्त पे शायद वो पक जाते हैं। लेकिन कार्बाइड का इस्तेमाल एक अरसे से हमारे बचपन से और उससे पहले से भी किया जाता रहा है। लेकिन क्या ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या किया जा सकता है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे जो है वो ज़ाहिर है कि गैर सरकारी साथी एंकर
हकीम शाह नज़ीर साहब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने थे, अभी दोबारा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हकीम शाह नज़ीर। बहुत शुक्रिया सतीश साहब। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आके? आपके साथ आके वैसे एंजॉय होता है। कुछ अरसे बाद आपकी कुर्सी में यहाँ रखवा लूँगा अगर सदफ इंशाल्लाह, जरूर। ठीक है, तो अब ज़रा ये बताएं कि ये अच्छा भाई, इस वक्त जो है वो कौन कौन से आम मार्केट में आ चुके हैं, पहले तो ये बताएं। और बड़े फ़ायदेमंद चीज़ हैं, लेकिन ये जो केमिकल के ज़रिए हम पकाने की कोशिश करते हैं, क्या करें इसका? देखिए, इसमें जो कौन कौन से आम आ चुके हैं इस वक्त, सलोली आया हुआ है, सरोली, और इसके अलावा दुसेरी आया हुआ है, और चौंसा वो आया हुआ है, क्या नाम है, सिंडली आई हुई है, और लाल बादशाह आई हुई है, और वो कलमी भी, वो बड़े वाले जो है, मुख्तलिफ नाम है। लाल बादशाह जो लाल सा होता है। अच्छा, दुसेरी वो होते हैं जो पतले से होते हैं? पतले से होते हैं, लंबे से होते हैं। ओके 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 ओके, वो मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो खट्टा मीठा, ये खट्टा मीठा टेस्ट। खट्टा मीठा ये होता है कि जब, जाहिर बात है, अपनी आधा सवाल तो आपने बता ही दिया कि जो कार्बेट लगाते हैं वो, तो एक साइड पकड़ी होती है, दूसरी साइड उनकी कच्ची हो रही होती है, तो वो मसाला लगाते होते हैं। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट है, नुकसान आते हैं, वो ये है कि एक तो पेट का नुकसान होगा, आपका मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, मुंह खुश्क रहने लगेगा, आपका मुंह में छाले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तीसरा स्किन पे दाने निकलने के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये एक नुकसानात होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप घर पे आम लेकर आएँ तो उसे 1 घंटा 1.5 घंटा पानी में डिप करें उसे। भाई सुन लें, ठीक है, इधर उधर तवज्जो ना दें, इधर हमारी बात सुने। आम लेके घर पे आए तो 1 घंटा तक उसको पानी में डिप करके रखें, ठीक है, फिर ताकि ये अच्छे तरीके से जो कारपेट के असरात हैं वो आस्ते आस्ते पानी में आ जाएं। फिर उसे साफ पानी में धो के फिर आप उसे काट के खाएं, या उसे ठंडा करके खाएं, रेफ्रिजरेट कर लें। हाँ, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और इसके अलावा जब इसे खाएं, खाने के बाद आधा गिलास पानी, आधा गिलास दूध मिक्स करके कच्ची लस्सी। अच्छा, कच्ची लस्सी वाला फार्मूला तो वैसे भी बहुत कदीम वक्त से चलता हुआ आ रहा है, वो काफ़ी हिद्दत भी उनमें होती है। मुझे ये बताएं कि कार्बाइड तो बचपन से हम लोग खा रहे हैं, लेकिन अगर कार्बाइड ना यूज़ करें तो उसके अलावा आम को कैसे पकाया जा सकता है? देखिए, उसे आप किसी भी पेटी में या किसी भी देगची में डाल के ऊपर ढकना लगा के ऊपर कोई गर्म चीज़ें रख लें, जैसे कंबल वगैरह में लपेट लें, आप इसे घर के कोने पे रख लें, 2 दिन के लिए रख लें, आप देखें पक जाएंगे सारे आम। अच्छा, हाँ, मैंने अपने घर पे करके देखा है। ओके ओके, ये नहीं हुआ कि आम लेके इधर आ जाएं खाली हाथ आ गए। अच्छा बहर, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आम फ़वाइद क्या हैं आम के, अगर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ नस्लों के आम अवेलेबल होते हैं। अच्छा, हम चूँकि टेस्ट की वजह से और मिठास की वजह से ज़्यादातर चौसे को पसंद करते हैं, सफ़ेद चौसा स्पेशली। उसके अलावा जो आम की, और ख़ास तौर पर अनवर रटोल भी बड़ा पसंद किया जाता है, अगर आप चूस के खाना चाहें उसको, तो तरह तरह के, इसमें लंगड़ा आम भी है, दूसरे भी हैं, सारे आम। लंगड़ा थोड़ा सा सब्जी माइल होता है, सब्ज होता है, अपने अपने जायके की। आपका फेवरेट कौन सा है हकीम साहब, ये बताएं? मैं चौसा भी खाता हूँ, अनवर रटोल भी खाता हूँ। वही पे है, उसी पे है ना जब जिसका मैंने तज़किरा किया था। तो बाकी मतलब क्या फ़वाइद एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि फुल फ्रॉम प्रोटीन है, आयरन और कैल्शियम सब पाई जाती है। प्रोटीन भी है इसमें आम में? प्रोटीन भी है, पेट भी भरती है आपका। और दूसरा ये है कि इसमें आयरन भी है और इसमें कैल्शियम भी है, और ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, मेमोरी के लिए भी बेहतर है, और भूख के लिए भी बेहतर है। आपको भूख अगर नहीं लगती हो तो ये भूख भी लगने लग जाएगी। अच्छा, हाँ, आम वो चीज़ है जिसके खाने से बहुत ज़्यादा ना खाएं आप, 2 आम से ज़्यादा वैसे कोशिश करें ना खाया करें, क्योंकि इसके खाने से सिर्फ पेट निकलना शुरू हो जाता है। हर 1 घंटे बाद 2 आम नहीं, फिर 2 आम पूरे दिन में 2 सुबह 2 रात खा लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना खाएं। और डायबिटिक पेशेंट एक छोटा आम खा सकता है, एक छोटा आम। अच्छा, पेट तो हमारा उस वक्त नहीं रुका जब कोविड था, यानी कि हर किसी के निकलने पे पाबंदी थी, लेकिन पेट तब भी निकल रहा था। तो आम खाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? नहीं, बहुत ज़्यादा बिसारखोरी करने से निकल जाता है, और बाकी ये है कि इसके नेगेटिव असरात इतने नहीं हैं, पॉजिटिव असरात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यानी तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, कमज़ोरी को भी दूर करेगी। और दूसरा जो मैंने कारपेट के नुकसानात बताए, वो मुंह में छाले वगैरह निकल जाते हैं बाज़ लोगों के, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से धोते नहीं हैं आप लोग। आप इसे धो लिया करें, जिस तरह मैंने कहा कि पहले धोएं, फिर से पानी में डिप कर दें, ताकि इसके अज़ा जो लगे हुए साथ में केमिकल है वो निकलें। फिर उसके बाद इसे दूसरे पानी से धो के फिर इसे आप फ्रिज में रखें आप। ओके, अच्छा, ये जो शुगर के पेशेंट्स हैं, या उनके लिए क्या एहतियात है? देखिए, उनके लिए ये है कि एक छोटा आम खा सकते हैं, और उसके बाद आजकल जामुन आए हुए हैं, आ गए तकरीबन, तो वो आप एक 20 दाने खा लिया करें, तो आपकी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आमतौर पे जब आम खाएं, आप उसकी गुठलियाँ फेंकें नहीं, उसको जमा करें घर पे, उसके गुठली को काटें, उसमें से जो मगज़ निकलेगा 50 ग्राम वो और 50 ग्राम जामुन की गुठली दोनों मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। मतलब आप सोचिए कि मेरी वालदा घर पे बैठी हूँ आम खाने के लिए, और मैं जाके घुटलियाँ पीस के उनको दूँ, तो वो आगे से मेरा क्या हशर करेंगी? यू कैन इमेजिन।
तो ये भी अच्छा। वैसे जामुन मैंने मार्केट में अभी तक देखे नहीं है। हाँ मिल रहे हैं, थोड़े मिल रहे हैं। हाँ कुछ थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ दिनों में सस्ता हो जाएगा। चले हम भी अल्लाह करे अफोर्ड कर सकें। अरे अल्लाह आप अमीर आदमी, आप कर सकते। नहीं, नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा साहब। जरूर लेकर आएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर साहब। चलें जी, आपने देख लिया हर चीज़ एतदाल के साथ बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर आम खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कच्ची लस्सी, और ख़ासतौर पर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी, जून का महीना है और बजट की आमद है। ऐसे में तरक्याती बजट की मंजूरी से पहले प्लानिंग डिवीजन से मुशावरत न करने पर एहसन इकबाल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और ज़राए कहते हैं कि वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी से बगैर मुशावरत तरक्याती बजट की मंजूरी का इंकशाफ हुआ है। कैसे, क्यों, शोएब निज़ामी बता रहे हैं, बताइएगा जी। जी, APCC जो है वो एक ऐसा फोरम है जो कि तरक्याती बजट को फाइनल करती है और साथ साथ जो आइंदा माली साल के अहदाफ होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो सरासर बहस की जाती है। लेकिन जो 31 मई की APCC हुई है उसमें वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुशावरत नहीं की गई और जो आइंदा माली साल के अहदाफ हैं जिसमें ज़राई शोबे के अहदाफ, सनअती शोबे के अहदाफ, फिर जो माशी तरक्की के अहदाफ हैं उन पर भी जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई। इसलिए आज दोबारा APCC का इजलास आज हो सकता है जिसमें ये मुशावरत के बाद तमाम के तमाम नंबर्स फाइनल किए जाएँ। जो 31 मई की APCC हुई थी उसमें 1221 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई थी। इसी के जो है रिवाइज अब मिनिस्टर की मशावरा के साथ जो है वो मंजूर किए जाने का इम्कान है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। अच्छा जी, एक और मामला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, ईद कुर्बान भी आ ही रही है और बजट के बाद ही आएगी, लेकिन जाहिर है कि तैयारियां उसकी पहले से शुरू हो जाती हैं। कराची में भी हम देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के तोलो अर्ज़ में यही सूरत हाल है, लोग जा रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे। तो ऐसे में मुल्क भर में जो सूरत हाल है, फैसलाबाद में भी मवेशी मंडी सज चुकी है, ख़रीदारों का वहाँ पर रश है, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या भाव ताव चल रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद काशिफ हमें सूरत हाल से आ करेंगे। बताइएगा काशिफ, क्या है नर्ख इस वक्त मंडी के? जी, फैसलाबाद में जो मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, व्यापारी हजरात जो हैं अपने बड़े खूबसूरत नाजो नखरे वाले बैल और बकरे लेकर पहुंच गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए बैलों की तो अबलक और नुकरा जो ये दो बैल हैं जिनकी कीमतें सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये खूबसूरती में सबसे ज़्यादा होते हैं, वाइट और रेड जो इनमें जो कलर होता है। इसके साथ अगर राजनमूरी बकरे देखे जाएँ तो वो भी पहुँच चुके हैं और कजला जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है और बड़े तगड़े और खूबसूरत होते हैं। तो अगर इनके साथ कीमतों की बात कर ली जाए तो कीमतें तो जो बैल और बकरे तो ज़मीन पर, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह अगर 3 मन के बैल की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए में मिल रहा है और 40 किलो यानी कि 1 मन का अगर बकरा अगर देखें तो वो 1,20,000 से 25,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा। तो इसी के साथ हम अभी आपको कुछ बैल दिखाएंगे कि इस फैसलाबाद में सबसे बड़े खूबसूरत और तगड़े। सबसे पहले ये भैंसा है, ये यूनान से लेके आए हैं इस भैंसे को, और ये 12 मन का है और इस के तकरीबन 10 से 12 मन का, और इसके प्राइस जो है 15 लाख रुपए ये मांग रहे हैं। इसकी कलर देखें और खूबसूरती इसके देखें, ये पहली दफ़ा यूनान से लेके आए हैं। तो दूसरा अगर इस राजू की बात कर लें, राजू जो है ये 22 मन का है और 22 मन इसकी कीमत जो है ये 40 लाख रुपया इसकी मांग रहे हैं। इसके साथ अभी और भी जहाँ पे जो बड़े बड़े खूबसूरत बैल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो इस राजू के साथ एक बादशाह बैठा हुआ है ना, तो इस बादशाह की मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये भी 40 लाख रुपए, यानी कि दोनों के जो है वो 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इसी तरह इसके साथ ये है वो अजलक, जिसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, रेड और वाइट कलर का, जिसकी कीमत जो है 15 लाख रुपए मांगी जाती। कीमतें ज़्यादा हैं। टेम्परेचर अगर उसकी बात कर लीजिए दर्जा हरारत की तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ख़रीदार जो है कम है, लेकिन व्यापारी और जो बैल हैं जो उसके साथ बकरे हैं उनके नाज जो है वो इस वक्त उठाने में मसरूफ़ है। इनका कहना है कि चारा बहुत महंगा है, जो बैल बिक जाता है ना उससे हमारा खर्चा तकरीबन 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से हमें बचना शुरू हो जाता है। तो इनकी भी कोशिश होती है व्यापारियों की भी कि फ़ौरी से जो है इनको बेचे और वो अपना जो है एक तो खर्चा कम करे, दूसरी अपनी जो मुनाफा है वो भी ले। लेकिन ख़रीदार ना होने की वजह से व्यापारी जो है वो परेशान है। इसके साथ बहुत सी सहूलतें जो हैं वो इस न्यामोना मंडी में नहीं दी गई हैं, पानी के और दूसरे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। ओए होए होए, अल्लाह रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ, आपने हमें सूरत हाल से आगाह भी और हमारे होश भी उड़ाए
और हम जो सोच रहे थे कि शायद जानवर ख़रीदने में कामयाब हो सकें, तो फिल वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता। चिलियोट में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए एक काम ये किया गया है कि किलो के हिसाब से जानवरों को फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि तोल के। किस तरीके से, हमें अमीर उमर चमन जी, अमीर उमर चमन से फिर रब्ता करते हैं कि ये जो किलो के हिसाब से जानवर है ये कितना फ़ायदेमंद हमें पड़ सकता है, क्योंकि अदरवाइज़ इस वक्त रेट्स बहुत ऊपर हैं। वो सही कह रहे थे हमारे नुमाइंदे काशिफ के जानवर तो ज़मीन पे हैं लेकिन रेट उनके आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो चलें जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त चाहने का, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।